शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर अंकित करें। इस प्रकार से आपको A, B, C, D 4 विकल्प दिए हुए रहते हैं। इसमें से किसी एक को आपको क्या करना है, जो सही विकल्प हो उसे रंगना है। जैसे इसमें देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होता है, उसे देख लेते हैं। आपको एग्जाम में 1 से लेकर के 100 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उनमें से आपको 50 प्रश्न को ही, किन्हीं 50 प्रश्न को, है ना, 1 से लेकर 100 तक में कोई 50 क्वेश्चन को आप हल करके उसको सही से OMR करें। ये आपका मॉडल पेपर है जो आपको कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो सके। ठीक है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे में ये पूरा परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये प्लस हो रहा है, इसका परिमेय संख्या हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा, जबकि इसका नहीं निकलेगा, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी 1/4, तो इसमें √4 जो है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें सी को इस तरह से पूरा जितना रहेगा आपको पूरा कलर करना है। ठीक है, कहीं भी छोड़ना नहीं है, बाहर नहीं लेकर जाना है इंक को। बीच बीच में आपको व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट भी नहीं दिखना चाहिए, जैसा रहेगा वैसा आपको क्या करना है, कलर कर देना है, अच्छे से कलर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको कोई एक जो ऑप्शन सही रहेगा उसका आंसर करना है। ठीक है, आगे 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि m का मान यदि आप 0 भी रखते हैं और +1 है ना, 2m + 1 के रूप में है ना, तो 2 गुना 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 2 गुना m के स्थान में 1 भी रखेंगे तो 2 गुना 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और m के स्थान पर आप 2 भी रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ये सब हमारा विषम संख्या आ रहा है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत के बारे में आप पढ़े होंगे। यदि कोई परिमेय संख्या P/Q है, यानी Q जो है ना हर है, ठीक है, Q का जो मान होगा ना, यानी हर का जो मान होगा आपका, वह क्या हो जाएगा, Q का जो मान होगा वह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इस रूप में गुणनखंड होना चाहिए, यानी हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए हर में कौन ऐसा दिख रहा है। सी में आपको ऐसा ही दिख रहा है, 80 लिखा हुआ है। 80 का गुणनखंड करेंगे तो 8 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, इस 8 को आप 2 का पावर 3 2 गुना 5 लिखते हैं ना, हर में क्या आ गया है, सिर्फ 2 और 5 आया है, यानी यही 2 और 5 आना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई अन्य गुणनखंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो गया है। तो सी आप इसे टिक कर सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 0.87 के ऊपर रेख रिंग है, तो इसको कैसे हल करना है। 0.87 7 के ऊपर रेख रिंग है। ठीक है, तो 8 7 आप लिखिए। ठीक है, और इस रेख रिंग से जितना भी आपका छूट रहा है, इस पूरे अंक को मिला करके 0 8 छूट रहा है इस तरह से, हालांकि 0 8 को आप 8 ही पढ़ते हैं, यदि कोई अंक यहाँ रहता तो उस अंक को सही से लिखते। ठीक है, यानी
जितना भी इधर आपका छूट रहा है उन सभी को इधर माइनस करना होता है। माइनस कर दिए हैं और डिवाइड। देखना है कि इसके इधर कुल मिलाकर के कितने अंक है। कुल मिलाकर के 2 अंक है, लेकिन रेकरिंग कितने अंकों पर है? 1 अंकों पर है। 1 अंक पर आपको रेकरिंग लिखना है और 1 अंक बचा हुआ है, उसके बदले आपको 0 लेना है। तो इसको आगे यदि आप हल करते हैं तो हो जाएगा 7/9/90। ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर आप सी कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 540 बराबर 2x 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 5 के पावर z हो तो x प्लस y माइनस z का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस 540 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 540 का अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 से भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाते हैं, मतलब सारे अभाज्य संख्या से भाग लगा कर आप लिखते हैं। जैसे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 7 और 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में और यहाँ 35 बार में। इसी तरह से आपको लगाना है। लेकिन आपको हम एक तरीका बता देते हैं कि आप 540 को कैसे लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इतना डिटेल नहीं करना है। ठीक है, तो 54 गुना आप 10 लिख सकते हैं इसको। और 54 को आप कैसे लिखते हैं? 9 गुना 6 लिखते हैं 54 और गुना 10। इसमें आप 3 या 9 हो जाएगा और 6 जो होता है 3 दूना 6 होता है और 2 पंचे 10 होता है। आप देख लीजिए कि इसमें 2 के पावर 2 आया, 5 के पावर 1 आया और 3 के पावर गिन कर लिख दीजिए 3 आया। ठीक है, 1 2 3 बार 3 है। तो इसका कहने का मतलब ये जो आपका था ना 2 का पावर x गुना 3 to the पावर y गुना 5 का पावर z, इसमें जो ये सब पावर है ना, इससे आप तुलना करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि y का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 3 हो जाएगा और उसके बाद इसमें आप यदि तुलना करते हैं 2 वाले में तो x का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 2 हो जाएगा और इसमें यदि आप तुलना करते हैं तो z का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस y माइनस z का मान। तो x के जगह पर 2 प्लस y के जगह पर 3 और माइनस z के जगह पर 1। 3 2 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। ऑप्शन नंबर ए में 4 दिख रहा है, वहां आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय उसको कहेंगे जो रूट से बाहर ना आ पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्योंकि ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 1/10 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 10 का नहीं निकल पाएगा, इसीलिए इसमें ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, डी ऑप्शन। 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक होगा। अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई एक अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं और एक अभाज्य संख्या 7 ले लेते हैं, इन दोनों का मौसो क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक 1 होगा। महत्तम समावर्तक कहने का मतलब क्या? जो इसको अधिकतम संख्या भाग लगा सके, 1 और 1, है ना, यही एक क्या है, इसको भाग लगा सकता है, इसीलिए एक ही इसका मौसो होगा। याद रखने वाला ये। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, महत्तम समावर्तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी HCF, है ना। HCF का फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में LCM। तो एक संख्या इसमें कितना है?
तो इसमें दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2366, अब बटे में एलसीएम दिया हुआ है 182। आप इसको भाग लगा सकते हैं, ठीक है। इससे भाग लगा देंगे तो कितने बार में लग जाएगा? 18 एक बार में पहले लगेगा, ठीक है। आप इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर बचेगा आपका 4 और यहाँ पर बचेगा 5 और 6, 3 बार में ये पूरा कट जाएगा। 2 तिया 6, 18 तिया 54, यानी 13 इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में है, टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत के लिए बताए थे कि हर में p/q यदि परिमेय संख्या है तो उसके हर में 2 या फिर 5, इसके अतिरिक्त तो कोई अन्य संख्या आ जाएगा, या फिर 2 और 5 के साथ में भी कोई और अन्य संख्या अभाज्य संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस 40 में जो है ना आपका सिर्फ 2 5 आएगा, हल कर लेंगे गुणनखंड। 160 में भी सिर्फ 2 5 आएगा, 200 में भी आपका सिर्फ 2 5 आएगा, 441 में आपका ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है हर में, ठीक है। इसीलिए 441 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अशांत है। इसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 10 नंबर, p बराबर a b का पावर 3 तथा q बराबर a का पावर 4 b, जहां p और q धनात्मक पूर्णांक है तथा a b अभाज्य संख्या है, तो p और q का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम हम नीचे से हल कर लेते हैं। p बराबर a b का पावर 3 और q बराबर a का पावर 4 b का पावर 1 है। तो इसमें इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम होने के लिए इसमें पावर को देखना होता है। महत्तम पावर इसमें आएगा, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 4 है, तो a का पावर 4 हो जाएगा। और इसमें b का पावर 3 है, इसमें b का पावर 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? b का पावर 3। आप इसे ऐसे जांच कर सकते, a गुना b गुना b गुना b 3 बार है, a आपका 4 बार है, a गुना b 1 बार है। इसमें देखिए कि एलसीएम किसको कैसे निकालते हैं। a 1 बार, जो मिलता है वह 1 बार लिखते हैं, ठीक है। तो यदि आप जो कॉमन हुआ उसको लिख देते हैं तो वह आपका एचसीएफ हो जाता है, और जो बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं तो वह क्या हो जाता है? एलसीएम। जैसे b का पावर इसमें 2 बार बच गया, a आपका 3 बार बच गया। इसको जब आप हल करेंगे तो a 1 बार और 3 बार 4 बार हुआ, b भी यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 बार। आप जो है ना, जैसे अभी इधर पहले बताए थे उस तरीके से आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये आपका लॉन्ग हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? सअभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसे संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 होता है। इसमें 15 और 45 का एचसीएफ तो 15 ही हो जा रहा है ना। आप एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 9 और 16 का एचसीएफ 1 होगा। इधर आपका 21 एचसीएफ हो जाएगा और इधर आपका 14 ही एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ इसका आपका बी में मिल रहा है, तो बी में आप टिक कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 0.3125 को p बाय बी के रूप में लिखा जा सकता है, तो वहां पर h ना होकर के b होगा आपका, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप उड़ाएंगे तो नीचे 1 होगा और 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 होगा। दोनों को 5 से काट देते हैं। इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार में, 2 बार में और यहाँ पर 5 बार में। फिर इसको 5 से ही काटना है तो 5 दूना 10 हो जाएगा और बाकी सब आपका 0 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे ना तो 25 बार में कटेगा, और इसको 25 से काटेंगे तो 8 बार में 200 होता है। 1 0 इसका रहा, उस 0 को भी हटा दीजिए। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 16 5 80,
तो 5/16 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो बहुपद का परिभाषा क्या होता है? x का घात जो होगा ना वह और ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी माइनस वाला पूर्णांक को छोड़ करके बाकी सब पूर्णांक हो सकता है। जैसे 0 भी आपका हो सकता है, यहाँ पर पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या इसके घात में हो, ठीक है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो इसमें ए में देखने से लग रहा है कि यह आपका जो है ना बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x तक यह इसका रूट है, ठीक है, पूरा यहाँ तक है। इसमें देखो तो 1 है, लेकिन यह नियम के अनुसार जब चलेंगे ना तो यह 1 ऊपर जाकर के माइनस होगा। आप एक सूत्र याद किए होंगे, 1/a का पावर n, इसका सूत्र होता है a का पावर -n। ठीक उसी प्रकार से x का पावर -1 हो जाएगा। इसमें x का पावर 3, x का पावर 2, इधर कुछ है ही नहीं, मतलब यही आपका क्या है? बहुपद होने वाला है, ठीक है। इसमें धन पूर्णांक x नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि रूट x जो है ना इसका मान हो जाएगा x का पावर 1/2, पावर में हो जाएगा ऊपर, तो ये परिमेय संख्या में आ गया है। पूर्ण संख्या जबकि बोले थे ऊपर होगा, ठीक है। तो सी में सबका पूर्ण संख्या हो रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बहुपद। 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बहुपद x + 3 का होल पावर 2 x³ - 8 का घात क्या होगा? तो सबसे पहले जब इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो पहला पद हो जाएगा x² होगा ना, और उसके बाद जब इस x² के इसके पहले वाला पद से गुना कराएंगे तो x का पावर 2 और x का पावर 3 गुना होकर के क्या हो जाएगा? x का पावर 5 हो जाएगा। तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? महत्तम घात को। तो इसका महत्तम घात x का पावर 5 ही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बहुपद 2x का पावर 2 - 6 के शून्यक हैं, तो इसमें शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में 0 लिखना होता है, ठीक है। 2x² बराबर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6, x² बराबर 6, और ये गुना में 2x² कहने का मतलब 2 गुना x², ये आपका भाग में आ जाएगा, कट के 3 हो जाएगा। x² बराबर 3, दोनों तरफ रूट लगा देंगे ना तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस में √3। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए आप टिक कर सकते हैं। 16 नंबर बहुपद px बराबर 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। p2 का मान ज्ञात करना, x के जगह पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2, ऊपर x² है ना, यहाँ पर x था तब ना x² लिखे थे, प्रश्न में लिखल था, यहाँ पर 2 है तो आपको अभी 2 का स्क्वायर लिख देना है। -8 ऊपर में लिखल है और उसके बाद x लिखल है, तो यही 2 आपका यहाँ पर आएगा गुना के रूप में, -12, उसमें x लिख लेना तो रहने देंगे। अब क्या है? 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -8 दूना 16 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। 4 दूना 8 -16 -12, तो 16 12 28, 28 8 में से 28 घटा देंगे तो -20 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी में है, आप उसे टिक कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि बहुपद 3y² + 7y - k शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात होगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। शून्यक जब एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो इसका कहने का मतलब एक शून्यक आपका अल्फा हो जाएगा और दूसरा शून्यक आपका 1/अल्फा होगा, ठीक है। तो इस दोनों को आप गुना कर देंगे ना तो अल्फा अल्फा कट करके 1 हो जाएगा। इससे आपको
आंसर करने में आसानी होगा। ठीक है, तो योगफल वाला सूत्र ना लेकर के बहुपद में शून्यकों का एक योगफल होता है और एक शून्यकों का गुणनफल होता है जांच करने के लिए। तो इसमें योगफल वाला ना लेकर के गुणनफल वाला लेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? C/A होता है। तो इसमें ये कट जाएगा आपका और एक बराबर C के स्थान में आप देखिए तो -K है ऊपर, इसके ऊपर आप देखिए प्रश्न में -K और बटे में A, इसके ऊपर आप देखिए y² का गुणांक जो होता है वह A होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? 3 लिख देना है और इस 3 को आप यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर -K। ये माइनस को आप इधर दे दीजिए। ठीक है, तो K का मान हो जाएगा कितना? -3। ऑप्शन नंबर डी में आप टिक कर सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी अनगिनत। इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 121 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसमें आपका px जो दिया हुआ नीचे लिख करके हल कर देते हैं। 5x² प्लस 7x माइनस 121 ये आपका A हो जाता है और ये आपका B हो जाता है और ये आपका C हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -B/A। तो -B के स्थान में 7 है और बटे में A के स्थान में माइनस है, A के स्थान में 5 है। लेकिन आप उससे पूछा गया है कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 5 गुना -7/5 लिखना होगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान यही है। कट करके -7 ऑप्शन नंबर ए में जा सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है -D/A। ठीक है, इसमें 3 सूत्र होता है, आपको तीनों लिखा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र हो जाता है -B/A। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा C/A, और ये जो होता है ना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। 21 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि रेखाएं 5x प्लस py बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान होगा। प्रश्न को यहां लिख देते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये आपका A1 होगा, B1 C1, A2 B2 C2। तो समांतर होने के लिए एक शर्त होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, तो इसमें P का मान पूछा जा रहा है, तो आप इस दोनों को लेकर के हल कर सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को लेकर के हल कर सकते हैं। A1/A2 यानी 5/15 है ना, 5/15 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर में B1/B2 यानी P/2
9 है, p/9 है। ये आपका कट जाएगा एक बार में और ये आपका कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो इस 9 भाग में है, p का मान निकालना है, तो 9 का पक्षांतर करेंगे ना, तो ऊपर में ये गुना हो जाएगा 9 और बराबर में p, 3 तिया 9, यानी p का मान 3 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ए में आप टिक कर सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर बी, है ना। सूत्र है आपका, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 प्रतिच्छेदी करता है तो यही आपका शर्त बनता है। ठीक है, इसमें आपका अद्वितीय हल होता है, यानी सिर्फ एक हल होता है। 23 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 तो x और y के मान ज्ञात करना है। इसे आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, किसी एक ऑप्शन पर रख करके देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं होने वाला है क्योंकि y में 0 होगा और इधर x में 0 नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है क्योंकि x और y दोनों का मान 0 है। जब 5 गुना 0 कर देंगे और -8 गुना 0 कर देंगे तो 0 में 0 घटा देंगे, 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले में भी 0 हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 और a डज नॉट इक्वल 0 का मूल समान है तो c का मान क्या होगा। मूल समान होने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, d इक्वल 0, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से आगे हल करते हैं। तो b² बराबर माइनस है तो इधर आएगा 4ac प्लस में। ठीक है, तो c का मान पूछा जा रहा है ना, इस दोनों को क्या करेंगे फिर पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो हो जाएगा b² और ये आपका गुना में है तो बटे में हो जाएगा 4a बराबर में c। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 25 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें इसको आप होल स्क्वायर करेंगे ना तो हो जाएगा x² प्लस 2ab, यानी 2 दूना 4x प्लस फिर 2 दूना 4, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ सकते हैं इक्वल। अब ये तो सिर्फ गुना होगा, 3x² माइनस 3 चौके 12, गुणातान करने के लिए इसको इससे गुना कराए, एक बार फिर इसको पीछे वाला से गुना कराए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3x² और यहाँ पर एक बार x² बराबर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ना द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि ये 3x है ना, जब इधर आएगा तो घटने के लिए तो 2x² बचेगा इसमें। ठीक है, या फिर ये उधर जाएगा तो 2 बचेगा, x² बच जाएगा। इसमें b में देखते हैं, b में ये माइनस है, जब इधर आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, x² 2 बार x², यानी x² बच रहा है। द्विघात समीकरण होने के लिए x² को बचाना है। इसमें x² को हल कर, इसको हल करेंगे ना तो हो जाएगा 2x² माइनस 2x² माइनस, आगे हल कर लीजिए, इधर भी है 2x² प्लस 4। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में है आपका 2x², तो ये दोनों जब एक दूसरे के पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस होकर के ये आपका कट जाता है, इसमें x² नहीं बचता है। सी आपका ऑप्शन में हो जाएगा। आगे भी आप इसे चेक कर सकते हैं, इसमें x² एक बार आएगा, इसमें 3 बार है तो 2 बार बचेगा, किसी एक को उधर ले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट तरीके से भी आंसर कीजिए जैसे भी डी में किए हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को हल करते हैं।
यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल्य 3 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा? सूत्र पर आप बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। मान लिया जाए कि एक शून्य हमारा 3 है और दूसरा शून्य बीटा है, इसका सूत्र लगा करके बना देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हो जाता है माइनस बी बटे ए। तो आगे इसको हल करेंगे तो एक शून्य के स्थान में 3 लिखिए दिए हैं, दूसरा शून्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला में इसमें है माइनस बी बटे ए, तो माइनस लिखवे करेंगे। अब बी का मान आप प्रश्न से देखिए -7 है, तो फिर से एक बार -7 लिखना होगा। और बटे में ए का मान इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक शुरू में ऊपर में है ना 1 है, तो 3 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 7, और इस 3 का पक्षांतर करेंगे इधर तो -3 हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो बीटा का मान 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी दूसरा शून्य का आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 27 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करें। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 ये प्रश्न है। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल जो होता है यानी p प्लस क्यू है ना, तो शून्यकों का गुणनफल होगा p इंटू क्यू। इसका सूत्र होता है c बटे a। ये हुआ a, b और c, तो c हमारा हुआ q और बटे में 1। तो यह पी क्यू इक्वल क्यू हो गया। अब इस क्यू को इधर कर लेंगे तो पी क्यू और ये पक्षांतर होकर के देखो यहाँ पर एक छोड़ेंगे तो यह इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, लेकिन हम इसको पूरा का पूरा इधर ले आ रहे हैं, मतलब इधर कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आगे वाला प्लस चिन्ह होकर के इधर क्या हो जाएगा माइनस क्यू, इधर आपका बचेगा 0। यदि ये क्यू भाग में होता तो गुना होकर के 1 रहता तो 1 यहाँ बच जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू कॉमन कर लेंगे, पी और माइनस क्यू बाहर गया तो 1 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से q इक्वल 0 और एक बार p माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से p का मान जो होगा माइनस है तो उधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। हमें कहा गया था कि p प्लस q का मान बताइए, तो p का मान जो है ना वह 1 आया और प्लस q का मान 0 आया, तो p प्लस q का मान जो होगा ना वह 1 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए में। 28 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविक्त कर है। तो विविक्त कर कहने का मतलब विवेचक यानी डी ज्ञात करना है। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो होगा ना आपका, इसके ऊपर 3 दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक प्रश्न में, वो आपका a होता है, यानी यहाँ पर आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है। आगे मान पुट कर दीजिए, b का मान -13 का स्क्वायर लिखना है और -4ac। तो a का मान आपको क्या करना है 3 और c का मान 10। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, माइनस रहेगा तो भी स्क्वायर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सम संख्या घात होने के कारण। और फिर माइनस 4 × 12 = 120, घटा देंगे तो हो जाएगा 9 4, ठीक है। 49 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। 29 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है, इसे नीचे हल करना होगा। इसको जो है ना गुना कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x, यानी इसको ऐसे गुना कराए फिर इसको ऐसे गुना कराए, बराबर में 0 दे देते हैं। यहां से आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस
और अचर पद जो होता है ना इसका 0 है, नहीं कुछ तो, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसमें बोला मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है c बटे a, तो c हमारा यही होता है, ठीक है, और बटे में a जो होता है ना ये वाला होता है 2, यानी 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर कर सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? अब आप एपी में चले आए हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, ए तो कोई कीमत पर नहीं होगा। बी को हल करके देखते हैं। √7 अगला हो जाएगा ना, 4 सतह 28 होता है, ठीक है, और फिर 9 सतह 63 होता है, और फिर 16 सतह 112 होता है। इसका हो जाएगा √7, इसका हो जाएगा 2√7, इसका हो जाएगा 3√7, इसका हो जाएगा 4√7। ये बी आपका ऑप्शन में है तो बी ही इसका आंसर होगा, ठीक है, बी आप आंसर कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। समांतर श्रेणी 20, 12, 10, 8 का कौन सा पद शून्य है? इसका nवां पद क्या है? शून्य है, यानी tn बराबर 0। tn आप an भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर tn बराबर सूत्र है, तो tn कहने का मतलब अंतिम पद। एनसीईआरटी में आपका an लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं इस बात को। तो tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 0। आप जो है ना यदि खूब मेहनती हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लिखिए, इसको क्या कीजिए, बोलिए a + n - 1 × d, बोलते हैं ना, तो a के स्थान में आप 12 डायरेक्ट लिखिए, प्लस n - 1, तो n तो बोलबे किए कि nवां पद n नहीं जानते हैं, तो n लिखना ही पड़ेगा, -1 × d, तो × d, तो d का मान इसमें कितना हो जाएगा? d का मान इसमें आप घटा सकते हैं, तो d का मान सूत्र जो होता है ना, d का सूत्र वह a2 - a1 होता है या फिर t2 - t1 होता है, ठीक है, तो मतलब टर्म 2 आपका 10 है दूसरा पद, और पहला पद आपका 12 है, तो -2 होगा, ठीक है। तो आपको सारबंतर भी ज्ञात करने के लिए बता दिए हैं, आगे आपको इस प्रकार से नहीं बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव हल करते समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा = 0। इसको आगे हल कर लेंगे तो ये प्लस में 12 है ना, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 12 होगा, n - 1 इंटू में -2 इक्वल में ये 12 का पक्षांतर कर रहे हैं उधर, है ना, तो यहाँ हो जाएगा -12, ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाता है, 2 से भी कटेगा, 2 छक 12, 6 बार में, यानी n - 1 बराबर 6 आया, फिर इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा 6 + 1 = 7। ऑप्शन नंबर ए में है 7वां पद। 32 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सारबंतर, तो सारबंतर कह रहा है तो इसमें आपको ज्ञात करके बताया जाएगा, ठीक है। d बराबर होता है a2 - a1 बराबर में a2 का मान -1 है, सूत्र में माइनस है लिखल, a1 का मान भी आपका -a है 5, तो इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 होगा, प्लस माइनस की समस्या है तो दूर कर लीजिए। जो बड़ा अंक है ना इसमें 5, तो 5 के आगे वाला चिन्ह लिख देते हैं प्लस। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारबंतर डी, तो प्रथम n पदों का योग, तो n पदों का योग जो होता है ना उसको Sn भी कहते हैं, तो Sn के फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, आपका ऑप्शन नंबर सी में है।
34 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि समांतर से डी का nवां पद Tn बराबर 3 माइनस 4n तो T5 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर Tn आपका दिया हुआ है 3 माइनस 4n, तो T5 भी आप ज्ञात कर सकते। 3 माइनस 4, n के स्थान में 5 है तो गुना लिख करके 5 लिखेंगे। 3 घटाओ 20, घटाएंगे तो -17 ऑप्शन नंबर ए में है। 35 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि समांतर से डी का सामान्य पद 17 माइनस 5n है तो इसका सार्वअंतर होगा। सामान्य पद कहने का मतलब an जो है ना वह 17 माइनस 5n है, तो a1 आपका हो जाएगा 17 माइनस 5 गुना 1, तो 17 में से 5 गुना 1 करेंगे 5, 17 में से 5 घटा देंगे 12। a2 आपका हो जाएगा, a1 a2 क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि सार्वअंतर में होता है a2 माइनस a1, ठीक है। 17 माइनस 5, n के जगह पर आपको 2 लिखना है, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 17 में से 10 घटाने पर 7। अब हमको सार्वअंतर यानी d निकालना है, तो a2 माइनस a1 यानी t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। तो a2 आपका 7 है और माइनस में a1 आपका 12 है, घटाने पर -5 होगा। ऑप्शन नंबर बी में आंसर कर सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न हल करते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग हल n स्क्वायर होगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप सूत्र पर भी हल कर सकते हैं। जैसे में प्रथम विषम प्राकृत संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्या होता है 5 प्लस ... प्लस अंतिम विषम प्राकृत संख्या जो है ना वह n होगा। इसको आगे फॉर्मूला पर हल करेंगे तो Sn मतलब कि प्रथम विषम प्राकृत संख्या n विषम प्राकृत संख्या का योग, तो n/2 इंटू 2a, a के स्थान में 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d के स्थान में आपका देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है। इसको आगे हल करेंगे तो n/2 इंटू में हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, गुना करा दिए इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा और उसके बाद n/2 इंटू 2n बचा, 2 से 2 कट जाएगा तो n गुना n स्क्वायर। तो ये जो है ना आपके प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योगफल है और ये आपका सूत्र भी है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 18x y - 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान बताइए। इसमें एक सूत्र होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर में a4 माइनस a3। इसमें आपको 4 बार पद दिया हुआ है, इसीलिए लिख दिए 4 बार, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस दोनों को आपको एक बार हल करना है, तो कर देते हैं। a2 x है, ध्यान से देखना है आपको, और a1 18 है बराबर a4 माइनस 3 है और फिर माइनस a3 आपका y है, तो x, और जब इस माइनस y का इधर करेंगे पक्षांतर तो प्लस y हो जाएगा, और -3 इस -18 का पक्षांतर करेंगे तो इधर +18 हो जाएगा। x प्लस y बराबर, इसको हल करेंगे, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 15 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि ए तथा बी पूरक है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा?
10a बराबर, जैसे यहाँ पर आप इसको एक बार हल कर, इसको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि इसी में आपका पूरक होता है। a बराबर 90 माइनस बी, या फिर b बराबर 90 माइनस a। इसको a बचाएंगे तो b उधर जाएगा, b बचाएंगे तो a उधर जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगा के देख लीजिए, साइन b बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है, बी में देखिए कि सेक ए बराबर, तो ए के जगह पर आप ये लिख सकते हैं ना 90 माइनस बी, तो सेक 90 माइनस बी बराबर कोसेक बी आपका सूत्र होता है। बी में आप जा सकते हैं। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न हल करते हैं। कोस 90 माइनस 5 बराबर साइन 5, ऑप्शन नंबर ए में। 40 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63, ये एक दूसरे का पूरक है, ये एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो दोनों में से किसी एक को हल करेंगे ना तो एक दूसरे के समान हो जाएगा और 0 हो जाएगा घट के। कर लेते हैं, इसी को करते हैं। कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान में 27 है और ऊपर में स्क्वायर है तो उसको भूलिए नहीं, साइन स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर इसको घटा देने पर कितना हो जाएगा, 63 ही बचेगा। और माइनस में क्या है आपका, देखिए सेम हुआ, घटने पर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप जा सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर क्या होगा, तो रख करके देख लीजिए, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो 0 ही आपका हो जाएगा आंसर। साइन 2 गुना 0, ऑप्शन से रख करके देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 0, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 0 0 होता है ना, तो साइन 0 का मान 0, 2 गुना फिर साइन 0 का मान 0, ये दोनों आपस में बराबर हुआ 0 पर। ऑप्शन नंबर डी में जा सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5, 4/5, इसका सूत्र होता है P/H। बी नहीं दिया हुआ है तो बी का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर h का मान है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 पचे 25 माइनस 4 चौके 16, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये आपका बी आया। टेन थीटा का सूत्र होता है P/B, यानी लंब बटे आधार। इसमें P जो है ना वह 4 है और बटे में B इसमें हल होकर के 3 आया, तो 4/3 ऑप्शन नंबर सी में है। 43 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सूत्र से आप यदि चलते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन आप इसे हल भी कर सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका आंसर 0 हो जाएगा। प्रश्न में हल कर देते हैं। 1 माइनस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे 0 और बटे में 2, 0/2 बराबर 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए में है। 45 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 3 गुना कोट 60 का मान होता है 1/√3,
तो इसका स्क्वायर मांग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 3 गुना आप देख रहे हैं उत्तर 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। कट करके ऑप्शन नंबर 1 होगा। 46 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। cos 1, cos 2, cos 3 डॉट डॉट cos 180, ये आपका जो है ना गुना में है, तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 डिग्री जरूर आएगा, 1 से लेकर 80 के बीच में, ठीक है। और cos 90 का मान क्या होता है? 0। जब 0 से इस सब में गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। 45 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 2 - 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर, इसको हल कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे, 1 - कोसेक स्क्वायर ए बराबर, अब 1 - कोसेक स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? ये किसी का फॉर्मूला होता है, आप जांच करके बनाइए, डायरेक्टली आप कोट ए नहीं लिखिए, ठीक है। इसको नीचे जांच कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ये इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर ए ये इधर आएगा तो -1, ये इधर जाएगा तो कोट स्क्वायर ए। क्या ये ऐसा ही दिख रहा है ऊपर में? नहीं ना। इसका कहने का मतलब इसमें आप दोनों में माइनस से गुना कर देंगे ना, दोनों में, तो ऊपर जैसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो मान होगा 2 गुना माइनस कोट स्क्वायर ए होगा। अब इसको गुना कराएंगे तो माइनस में 2 कोट स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर डी में है। आप हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिए, ठीक है। 2 कोट स्क्वायर ए नहीं लगाइए, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर जाइए। हमको पता है कि सारा स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ करता है ना, कंफ्यूज यहाँ पर हो जाता है। स्टूडेंट को लगता है कि 1 - कोस स्क्वायर ए ही क्या होता है? कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेकिन नहीं। कोस स्क्वायर ए -1 जो होगा ना, वह आपका कोट स्क्वायर होगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1, तो कोट x का मान बताइए। तो इसको नीचे हल कर लेते हैं। a sin x बराबर 1, तो इसमें हमें साइन x का मान निकालना है, तो a इधर चलाएगा, तो साइन x बराबर 1/a। दूसरा b cos x बराबर 1, cos x बराबर 1 और b गुना में तो बटे में हो जाएगा b। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसको आगे हल करते हैं। पूछ रहा था कि कोट x, तो कोट x का फॉर्मूला होता है cos x बटे साइन x, तो cos x का मान क्या हो जाता है? 1/b, और फिर बटे में साइन x का मान 1/a। इसको आगे हल करेंगे तो 1/b गुना a ऊपर चला जाएगा, भिन्न के भाग आपको आता होगा, बटे 1, यानी a/b ऑप्शन नंबर बी में है। आप बी में जा सकते हैं। 49 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 -1, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान 1 होगा। थीटा के रूप में आप याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 -1 इक्वल में 0। ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न, -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। इसको आगे हल करेंगे तो -10 स्क्वायर ए प्लस 1/कोस होता है सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको क्या करना है? ठीक करके लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसका सूत्र 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी में है। 51 नंबर प्रश्न हल करते हैं। कोस 75 बटे साइन 15 का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 बटे कोस 75 का होल स्क्वायर। इस दोनों को हल करेंगे ना, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे का जो है ना पूरक है। ऊपर वाले और नीचे वाले एक दूसरे का पूरक है। कोई भी मान में निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा का स्थान में 75 बटे में साइन 15 होल स्क्वायर है माइनस साइन, ऊपर वाला चेंज कीजिए या नीचे वाला चेंज कीजिए। ऊपर वाला नहीं किए हैं तो नहीं करेंगे, नीचे वाला कर देते हैं। कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा का स्थान में 75, ठीक है, और होल स्क्वायर भी है। इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 15 साइन 15, नीचे भी साइन 15 है, 1 हो जाएगा। साइन 15 नीचे घटाएंगे तो भी आपका साइन 15 हो जाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा, स्क्वायर भी है। तो 1 गुना 1 घटा 1 क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री, इसका मान 1 होगा। कैसे होगा, तो कोस 60 बटे साइन 60 जो है ना, आप थीटा के रूप में याद किए होंगे। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, ठीक है। तो थीटा के स्थान में आपका 60 है, गुना टेन 60 डिग्री है। तो थीटा के रूप में आप याद किए होंगे कि कोट थीटा गुना टेन थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाया जाता है। 53 नंबर, यदि कोसेक फाई माइनस कोट फाई बराबर वाई, तो कोट फाई बराबर क्या होगा। इसको आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। एक सूत्र आपको याद होगा, कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कोट स्क्वायर फाई बराबर में 1। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, कोसेक फाई प्लस कोट फाई इंटू कोसेक फाई माइनस कोट फाई बराबर 1। कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब कोसेक फाई प्लस कोट फाई, यहाँ पर कोसेक फाई माइनस कोट फाई का मान दिया हुआ है वाई ऊपर में प्रश्न में, तो गुना वाई लिख सकते हैं। इसको और आगे हल करेंगे ना, तो कोसेक फाई प्लस कोट फाई बराबर, ये गुना में वाई यहाँ चला आएगा तो हो जाएगा 1 बटे वाई। ये जो है ना आपका 1 इक्वेशन है ऊपर में, और नीचे में ये आपका यहाँ पर वाई होगा, वाई का पक्षांतर करेंगे तो बटे वाई। ये आपका जो है ना समीकरण 2 है। हमको लाना है कोट फाई का मान, इसीलिए दोनों को घटाना पड़ेगा। इसको जो है ना ऊपर घटा लेते हैं। ऊपर में है कोसेक फाई माइनस कोट फाई बराबर वाई, नीचे में आपका है कोसेक फाई प्लस कोट फाई बराबर वाई। तो दोनों को घटाना होगा, ठीक है। तो घटाने के लिए चिन्ह को नीचे में चेंज करना होगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है। तो समीकरण 2 में है 1 बटे वाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह को क्या करेंगे घटाने के लिए, इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा, इसके इधर प्लस है तो माइनस होगा, इसमें भी माइनस। कहने का मतलब ये कोसेक फाई आपका कट जाएगा, बचा कौन
माइनस में 2 कोट 5, इसे आप लिख लीजिए। माइनस में 2 कोट 5 और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, इक्वल में हो जाएगा, स्पेस नहीं है इसीलिए आप माइनस कर सकते हैं। तो इक्वल में क्या हो जाएगा, y माइनस 1/y। इसको हॉल करेंगे ना तो हो जाएगा, नीचे नहीं कुछ तो एक भिन्न कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा y², नीचे y रहेगा, ऊपर चला जाएगा y² और माइनस में 1, और ये जो है ना आपका -2 नीचे चलाएगा तो हो जाएगा कितना, -2। इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 2 जो है ना सब बराबर में था, तो ये 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे, तो y² -1 और बटे में 2y। तो माइनस में था तो माइनस हम ऊपर दे देंगे, ऊपर जब दे देंगे ना तो माइनस ऊपर गुना हो जाएगा, तो y² आपका माइनस में आ जाएगा और 1 आपका प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाला को आगे लिख लेते हैं और माइनस वाला को पीछे लिख लेते हैं y², और बटे में 2y आपका रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न हल करते हैं। कोसेक 30 का मान जो होता है ना वह 2 होता है, इसमें किसका मान 2 के बराबर होगा, सेक 60 का मान 2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर कर सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताइए। इसको हल कर लेते हैं। cos 3 थीटा बराबर 1, ये 2 कहाँ गया, गुना में ना, भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 जो होता है ना cos 60 के बराबर होता है। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो 3 थीटा बराबर 60 होगा। 3 से 60 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, थीटा का मान 20 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। 56 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि साइन b बराबर a/b तो कोस b का मान बताइए। तो कोस b का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर b रूट में, ठीक है। तो 1 माइनस, अब है साइन b का मान a/b, तो हम यहाँ पर a²/b² कर देंगे, क्योंकि साइन पर स्क्वायर है इसमें। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा b² माइनस a² बटे में b²। कैसे हल किए, भिन्न के घटाव कर दिए हैं बराबर में, b² माइनस a² बटे में b। इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा और इस स्क्वायर का वर्गमूल निकल पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आप जा सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 10a प्लस कोट a बराबर 2 तो 10² a प्लस कोट स्क्वायर a का मान बताइए। 10² a प्लस कोट स्क्वायर a, आप एक सूत्र याद किए होंगे, a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक उसी प्रकार से इस पर पुट कर देते हैं, इसको इस सूत्र पर पुट करना है, तो हो जाएगा 10a प्लस कोट a का होल स्क्वायर माइनस में 2a भी है, तो a के जगह पर 10a और b के जगह पर कोट a। 10a कोट a का मान 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 10a इंटू कोट a का सूत्र 1 होता, आप याद किए होंगे, तो 1 लिख दिए हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न हल करना है। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, आपको बता देते हैं। ये जो है ना आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें आपका, तो इसमें जो होता है ना प्लस 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 चिन्ह होता है इधर x के तरफ में, ये x होता है ना,
और ये भी प्लस 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 होता है। कॉन्सेप्ट आप यदि मजबूत रखते हैं तो आप कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। तो इधर आपका माइनस होगा x का, तो माइनस 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 माइनस, इधर आपका क्या होता है, नीचे में y वाला भी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, ये y डैश और ऊपर आपका y हो जाता है। देखिए इसमें आपको इस चतुर्थांश में प्लस दिख रहा है कि नहीं, प्लस प्लस 2 बार, तो प्लस, तो आप इस चतुर्थांश में प्लस प्लस लिख सकते हैं चिन्ह को। इसमें दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, सबसे पहले x लिखा जाता है तब y लिखा जाता है, इतना याद रखिए। तो x में आपका क्या है, माइनस है कॉमा, उसके बाद y को गिनते हैं तो y में आपका क्या है, ऊपर प्लस है, यानी द्वितीय चतुर्थांश जो होगा ना आपका माइनस प्लस होगा। अब तीसरा चतुर्थांश में देखिए जो आपका प्रश्न में है, यहाँ से आप x की तरफ चलेंगे तो माइनस है और y की तरफ चलेंगे तो भी माइनस है, यानी तृतीय चतुर्थांश में आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसमें सी टिक कर सकते हैं। उसके बाद चतुर्थांश को भी दिखा देते हैं। प्लस, पहले x अक्ष वाले को लिखते हैं तो प्लस 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 दिख रहा है, उसके बाद माइनस वाले को उसके बाद y अक्ष वाले को लिखते हैं तो माइनस माइनस है, यानी चतुर्थांश में आपका ये चिन्ह होने वाला है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदुओं A 8 शून्य और B माइनस 6 2 के बीच की दूरी बताइए। तो इसमें A हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं और B भी आपको लिख देते हैं। इसको हल करेंगे ना तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इसको और आगे हल करेंगे। दूरी सूत्र आपका क्या होता है, दूरी सूत्र आपको बता देते हैं, A से B के दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एनसीईआरटी बुक में आपको कैसे लिखा है बता दें, एनसीईआरटी बुक में लिखा है इसको इधर और इसको इधर करके, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं जो अभी लिखे हैं हम, ठीक है। इससे क्या होगा, याद करने में आसानी होगी, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। x1 आपका है 8, ये भी निकालने के लिए, माइनस x2 है माइनस पहले से 6 तो उसको भी लिखना होगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 शून्य है माइनस y2 2 है, इसमें भी आपको होल स्क्वायर करना होगा। रूट है, रूट लगा दीजिए बराबर में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 14, 14 के स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन हम लिख करके बना देते हैं, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। आप लिख कर बनाते तो क्या होता है, इतना ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखते हैं 196 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 रूट में। दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, और 200 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 100 लिखते हैं ना, 200 को आप क्या लिखते हैं ऊपर कर देते हैं 2 गुना 100, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाता है 10 और रूट 2 रह जाएगा आपका, यानी 10 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, जो कि इसमें आपका सिर्फ बिंदु लिखा हुआ है। ये आपका क्या होता है एक्स अक्ष और ये आपका होता है वाई अक्ष। सभी में क्या होता है एरो लगा हुआ रहता है इस प्रकार से, और ये आपका क्या होता है मूल बिंदु है ना। तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष ये दोनों है ना, इसके
प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 61 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदुओं P4 -5 और Q8 7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ पर x1 आपको पता है 4 है, और x2 उधर वाला में देखिए 8 है, और बटे में 2। y1 इधर देखिए p में -5 है, प्लस y2 q में देखिए 7 है, बटे में 2। आगे हल कर लेंगे तो 8 4 12 बटे 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 6, ठीक है। और इसको घटा देने पर 2 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 62 नंबर प्रश्न हल करते हैं। मूल बिंदु से बिंदु R -x y का सूत्र होता है। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको क्या याद करना है? मूल बिंदु से दूरी सूत्र, उसका सूत्र होता है x² प्लस y²। x आपका माइनस में है और y, इसको हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यही वाला आएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर सकते हैं। 63 नंबर, यदि बिंदुए 1 2 -5 6 तथा a -2 संरेखीय तो a का मान बताइए। इसमें नीचे प्रश्न को लिख लेते हैं। 1 2 -5 6 a -2, इसको हम x1 y1 इसी प्रकार से सबको लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना, संरेख होने के लिए एक सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 भी होता है, तो वो उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्टली सूत्र पर चलते हैं। सूत्र होता है x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। ये सूत्र जो है ना आपका बहुत इजी है, याद रखना। इसमें आगे मान पुट कर देते हैं। x1 का मान 1 है, y2 का मान 6 है, माइनस y3 का मान माइनस में 2 है, प्लस x2 का मान -5, y3 का मान -2, माइनस y1 का मान 2, प्लस x3 का मान a, y1 का मान 2, माइनस y2 का मान 6 बराबर में 0। आप इसको हल कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 8 होगा, गुना 1 है तो 8 रह जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 गुना -2 -2 -4 हो जाएगा ऐड होने पर, प्लस a। और यहाँ पर जब हल करेंगे ना, 2 में से 6 घटा देंगे तो माइनस में 4 = 0। और आगे हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 5 20 माइनस में 4a बराबर में 0। और आगे हल करेंगे तो इसको 28 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये -4 है ना, तो इसका पक्षांतर करके प्लस में 4 ले आते हैं, और a का मान निकालना है तो ये गुना में आपका भाग हो जाएगा। 4 7 28, 7 बार में हो गया है। a का मान ऑप्शन नंबर ए में है, टिक कर सकते हैं। 64 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। रेखा y = 7 का आलेख निम्न में से
किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो y बराबर 7 आपका पीछे में y लिखाता है ना, इस प्रकार से x y लिखाता है। तो y 7 इधर 7 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। 65 नंबर प्रश्न हल करते हैं। y अक्ष से बिंदु P 4 6 की दूरी बताइए। तो सबसे पहले y अक्ष इसमें तैयार करा देते हैं, ठीक है। ये आपका y अक्ष है, कोई एक बिंदु प्लस वाला में है तो यहाँ लिख देते हैं 4 6। कहा जा रहा है कि इसमें y अक्ष से बिंदु P की दूरी बताइए। तो ये आपका P बिंदु है, ये वाला। तो यहाँ से दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से दूरी जो है ना 1 2 3 4 ऐसे न गिनेंगे, तो ये आपका x के लिए गिनती होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। 66 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदु ए बी और बी सी डी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को डेल्टा अनुपात 1 के रूप में अंतर्विभाजन करने वाले बिंदु का y नियामक है। सबसे पहले अंतर्विभाजन सूत्र जो होता है वह mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, दूसरा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये विभाजन सूत्रवान था। तो यहाँ पर जो है ना आपका, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, x2 y2, और ये आपका m अनुपात n है। हमको y पूछा है ना, y नियामक, तो y नियामक ये होता है, इस पर पुट कीजिए, ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। m के जगह पर आप लिखिए डेल्टा, y2 के जगह पर लिखिए d प्लस n के जगह पर लिखिए 1 गुना y1 के जगह पर लिखिए b बटे में m प्लस n, यानी डेल्टा प्लस 1। इसको आगे हल करेंगे तो ऑप्शन में देख लीजिए डेल्टा d प्लस b बटे में डेल्टा प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए में है। 67 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P 8 - 6 और Q -8 6 है तो केंद्र का निर्देशांक है। तो वृत्त आपको बता दें कि इस प्रकार से होता है। व्यास ये रहा आपका, सीधा होता है, इसका नाम P दे दिए और इसका नाम Q दे दिए। इस P का नियामक क्या है 8 और -6, और इस P का नियामक क्या है -8 6। इसको आप x1 y1 लिख सकते हैं, x2 y2 लिख सकते हैं। ये आपका बिंदु है केंद्रक, C कह सकते हैं इसको, या फिर O लिख सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रक जो होता है ना वृत्त में, वह व्यास के बीच का बिंदु होता है। बीच कहने का मतलब मध्य बिंदु। तो दो बिंदुओं के लिए मध्य बिंदु का सूत्र आपको बता दिए थे। मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x1 प्लस y1 बटे 2, x2 प्लस y2 बटे 2। ये आपका मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है। x1 8 y1 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एगो माइनस में है बटे 2, x2 -6 और y2 6 प्लस में है, प्लस दे करके, और बटे में 2। ये घट के 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 0, ये भी 0 बटे 2 0। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी में है। 68 नंबर प्रश्न करते हैं। एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है तो इसके 2 निर्देशांक दिया हुआ है, तीसरा निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें हम आपको x1 y1 x2 y2 लिख देते हैं।
बाकी बात केंद्रक का सूत्र लिख देते हैं। केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। आप इस प्रश्न के सूत्र को ना लिख करके आप डायरेक्ट सूत्र को मन में रखते और मान को पुट करते जाते। ऐसे जैसे बोल रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ पर x1 कितना है 3 है, x2 कितना है 5 है, x3 तो निकालना है बटे 3। यहाँ पर आपका केंद्रक जो है ना 4 0 है, कॉमा y1 4 है और प्लस y2 यहाँ पर है 6 नहीं है, बाकी इसका माइनस इधर है, ठीक है, प्लस y3 तो निकालना है बटे में 3। इसको और आगे हल करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं। इस 4 को इसके लिए और इस 0 को इसके लिए लिख देते हैं बराबर में। तो 4 बराबर 5 3 8 हो जाएगा प्लस x3 बटे 3 और ये पक्षांतर करेंगे इधर तो भाग में है 3, इधर आकर के आपका गुना हो जाएगा। 4 गुना 3 कितना होता है 12 बराबर 8 प्लस x3। अब ये इधर आएगा तो घटा हो जाएगा, प्लस में आगे ना आगे देखना है तो घटा हो जाएगा -8। तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बराबर x3। अब हमको इसी प्रकार से इसको 0 को इसके साथ लिखना है। तो 0 बराबर इसमें क्या हो जाएगा 4 में से 6 घटेगा तो -2 होगा और फिर प्लस y3 बटे में 3। ये 0 से आप इधर गुना कराएंगे ना 3 को तो 0 हो जाएगा और बराबर में -2 प्लस y3, -2 को उधर करेंगे तो प्लस में 2 होगा। तो देखिए y के तरफ +2 BC में है और x3 4 है, तो 4 और 2 होगा आंसर, ठीक है। पहले x को लिखा जाता है तो x आपका 4 आया, बाद में y को लिखा जाता है तो y आपका माइनस है ना तो +2 होगा। तो 4 2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, आप बी में टिक करिए। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिंदु -5 बटे 2 4 किस पाद में है? तो आपको बता दिए कि इसमें माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस आपको किस में आएगा? तो इधर देखिए तो ये वाला आपका माइनस है, ऊपर वाला प्लस है, तो द्वितीय पाद में आएगा। चतुर्थांश को आप पाद भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर कीजिए। 70 नंबर प्रश्न हल करते हैं। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। अब ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष पर कोटि मतलब y का मान 0 होगा। y का मान हमेशा इस पर क्या होगा 0 होगा, तो कोटि y को ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा 0। 71 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं तथा कोण ए बराबर 42 डिग्री और कोण क्यू बराबर 48 डिग्री हो तो कोण सी का मान क्या होगा? सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप के जैसा हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से दो त्रिभुज हम बना लिए, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं पी क्यू आर। अब इसमें कोण ए कोण पी के समरूप है, ठीक है, और इसमें कोण बी कोण क्यू के समान है और कोण सी कोण आर के समान है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, इसीलिए ये सब के आपस में समान है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए 42 डिग्री और क्यू 84 डिग्री। पूछ रहा है कोण सी बराबर, तो जब क्यू 84 तो बी भी आपका 84 होगा। तो हम त्रिभुज में क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीन कोणों का योग, कोण ए प्लस
कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है ना। तो ए का मान 42 है, बी का मान अभी समरूप के वजह से 84 हुआ और कोण सी का मान निकालना है। तो इसमें से सी बराबर 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ करके जब पक्षांतर करेंगे ना इधर तो माइनस हो जाएगा। तो 4 2 6 माइनस दे देते हैं 8 4 12, इसको घटा देंगे 10 में से 6 तो 4 बचेगा और यहाँ पर 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा। 54 डिग्री आया कोण सी का मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में 54 डिग्री दिख रहा है। 72 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू बराबर क्या होगा। तो ये जो होता है ना एक प्रकार से एक तरह से समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय पर आता है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं R। ये हम किस प्रकार से लिखे हैं, R को हम यहाँ भी लिख सकते थे, है ना। तो ऊपर में जो P स्क्वायर के बराबर है ना पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, यानी हम मान लिए थे कि H का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो है ना वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कर्ण था हमारा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए H, और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर ये वाला और उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का बनता है। अर्थात ये क्यू जो है ना आपका समकोण डिग्री होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में। 73 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एडी परपेंडिकुलर बीसी, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है इस तरह से। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, और इसको नीचे जब करेंगे ना तो यह डी बिंदु पर आएगा और यह आपका लंब है। बुक में दिया हुआ है एडी जो है ना बीसी पर लंब है। तो हम जानते हैं कि ये तीनों भुजा जो है ना आपस में बराबर था, लेकिन जब एडी स्क्वायर कहता है ये वाला, तो इधर समकोण त्रिभुज हम बना लिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर बराबर, यानी ये आपका जो है ना लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका एसी है, एसी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार इसमें जो है ना डीसी है, डीसी का स्क्वायर, तो इसमें से एडी का स्क्वायर बराबर ये एसी जो है ना वह बीसी के बराबर है, लेकिन ये बीसी जो है ना डीसी का 2 गुना है। डीसी 2 गुना होता है, बराबर बराबर होता है, जब यह लंब इस पर आता है ना तो ये बराबर बराबर हो जाता है। तो डीसी का क्या हो गया 2 गुना हो गया बीसी। इसका कहने का मतलब एसी बराबर जो है ना 2DC स्क्वायर है, 2DC है। तो यहाँ पर एसी के स्थान में 2DC का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में डीसी का स्क्वायर, 4DC स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, इसको घटाएंगे ना तो हो जाएगा 3DC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में है 3CD स्क्वायर या फिर 3DC स्क्वायर। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC। यदि AD बटे DB बराबर 4/5 तो AC बराबर और AC बराबर 18 सेंटीमीटर, तो AE का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं A B C। अब इसमें D और E जो है ना, D इस बिंदु पर है, AB पर रेखा पर है, D और E।
और यहाँ पर दिया हुआ AD/DB, यानी ये आपका 4 दिया हुआ है और ये आपका 5 दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि AC पूरा का पूरा AC 18 है ना। AC पूरा का पूरा 18 है, तो AE बताइए, ये वाला AE बताइए। ठीक है, हल कर लेते हैं। थेल्स पर में से होता है AD/DB बराबर में AE/EC। AD/DB बराबर जो है ना वह 4/5 है, बराबर। AE का मान निकालना AE रहेगा यहाँ पर, लेकिन EC का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, AC माइनस में AE। जब इस AC पूरा का पूरा 18 दिया हुआ है और AE ज्ञात रहता तो EC का मान ज्ञात हो जाता कि नहीं। उसी प्रकार से EC के लिए हमको AC में से AE घटाना पड़ा। ठीक है, अब इसमें 4/5 बराबर AE का मान निकालना है। AC का मान 18 है माइनस AE। अब आपको सिर्फ AE दिख रहा है तो AE का मान निकल जाएगा। ये वाला जो है ना आपका, इसमें आकर के गुना होगा ऊपर। ठीक है, तो 4 से जब गुना होगा ना, थोड़ा विस्तार कर देते हैं, पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं जब आपको आता है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ठीक है, 5AE, इसको आगे हल करेंगे। 18 चौके 72 माइनस 4AE बराबर में 5AE। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4AE, तो 5 और 4 9AE हो जाएगा। 72 बराबर 9AE। इस 9AE कहने का मतलब 9 गुना AE हो गया, तो इसको AE से हटाएंगे तो भाग में इधर हो जाएगा, तो 8 बार में लगेगा, यानी AE का मान 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। 75 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज आपका हो गया, ये समद्विबाहु है। ठीक है, मतलब कि दो भुजा आपका ये वाला और ये वाला बराबर है और ये बीच में 90 है। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है ना आपस में मिला करके 180 डिग्री होता है। ये 90 हुआ तो ये दोनों मिला करके क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज है तो आधार का कोण बराबर होगा, इसका आधार ये हो जाता है, तो 45 इसका 90 होगा, तब ना ये शेष 90 मिला करके 180 होगा। अर्थात प्रत्येक न्यून कोण जो है ना वह 45 डिग्री के बराबर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। 76 नंबर देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको बता दें कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना वह ऊंचाई के अनुपात का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर और बटे में 10 सेंटीमीटर, इन दोनों का स्क्वायर का अनुपात। तो 7 से 49 बटे 10 है 100, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 49/100। ऑप्शन नंबर ए में है। 77 नंबर देखना है। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त यदि यहाँ पर एक बनाते हैं, समांतर स्पर्श रेखा की बात किया जा रहा है। स्पर्श रेखा के बारे में बता देते हैं, तो ये होता है आपका इस प्रकार से, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, इस प्रकार से बीच में केंद्र होता है। कहा जा रहा है कि 4.5, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 4.5 होगा और इधर भी त्रिज्या ही होता है आपका, तो 4.5। दोनों को मिला करके इस दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4.5 9 होता है। ऑप्शन नंबर सी में है। 78 नंबर देखेंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 खींच के बता देते हैं। ये वृत्त है
एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु से आप एक ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसे करके खींच सकते हैं। ठीक है, तो 2 ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण APB बराबर 50 डिग्री, तो कोण AOB बताइए। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त बना लिए हैं। O केंद्र है, वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखा है इस प्रकार से कि PA और PB यानी P बिंदु से है। दोनों में P कॉमन दिख रहा है ना, तो बाहर से आपका स्पर्श है। खींचने में लाइन नहीं बनता है, इसीलिए इस प्रकार से टेढ़ा हो गया है। ये आपका P है, सीधा होता है लाइन। ठीक है, PA तो यहाँ पर आपका A है और PB यहाँ पर स्पर्श बिंदु आपका B है। अब कोण कहाँ पर बनेगा? APB, तो APB ये आपका 50 डिग्री बना। ठीक है, ये आपका 50 डिग्री बना, ये वाला कोण APB। तो पूछ रहा है कि इसमें AOB, तो O केंद्र है यहाँ से। आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? तो हम क्या जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में समकोण बनाती है। उससे संबंधित त्रिज्या जो जुड़ा हुआ है स्पर्श बिंदु से, वह समकोण बनाती है। तो मतलब ये दोनों तो 90 हो गया और ये 50 हो गया। तो ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चतुर्भुज हुआ। चतुर्भुज में हम क्या जानते हैं? P प्लस A प्लस P प्लस B प्लस O बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज में चारों कोणों का अंतर कोण क्या होता है? योगफल 360 होता है। तो A का मान 90 होगा, P का मान 50 होगा, B का मान फिर आपका 90 हो जाएगा और O का मान, ये 0 नहीं है, O है। O का मान आपका निकालना है। ठीक है, 360 डिग्री जोड़ के घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। और ये प्लस है ना, ये सब जोड़ेंगे इधर आएगा प्लसे में और उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 90 180 और 50 जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा। घटा देने पर 0, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी O के जगह पर आपका 130 होगा। ऑप्शन नंबर डी में है। 80 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा OAB बराबर 30, तो OBA का मान बताना है। OBA तो ये जो है ना आपका, यहाँ पर लंब खींच सकते हैं। तो लंब खींचेंगे ना तो ये आपका इधर आधा आधा बंट जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आधा आधा होगा, यानी ये 30 पूरा था ना, तो इधर आपका 15 हो जाएगा ये वाला कोण, और इधर भी आपका 15 हो जाएगा, और बीच में 90 होगा। तो त्रिभुज में क्या जानते हैं? 3 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये वाला 90 और ऊपर वाला 15 और बीच में बी वाला पूछा था ना, कुल मिलाकर के 180 होगा। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ देने पर हो जाएगा 105 प्लस में बी बराबर 180। तो 180 में से 105 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस है ना, उधर जाकर पक्षांतर होगा तब बी निकलेगा, तो 75 हो जाएगा। 180 में से 105 घटाएंगे तो 75, ऑप्शन नंबर सी में है। 81 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त खींचना पड़ेगा। वृत्त यहाँ पर इस तरह से खींच लेते हैं।
त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, यानी ये केंद्र है 17 सेंटीमीटर एक दूर है केंद्र से, ये आपका 17 सेंटीमीटर है दूर स्थित एक बिंदु ये आपका P है ना, करा 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, तो हम P मान लिए, तो बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचाता है, ठीक है। तो ये बिंदु Q, PQ स्पर्श रेखा है, कहा जा रहा है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हम खींच सकते हैं, ये हो गया आपका 8, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या आपस में समकोण बनाती है, ठीक है। तो नियम में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा H हो जाएगा। अब इस दोनों में से किसी एक को B और P मान सकते हो, ठीक है। तो इस PQ का मान पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, रूट अंडर ये बड़ा वाला कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 289 माइनस 64 घटा देंगे तो 225 हो जाएगा, और ये 15 का वर्गमूल होता है, आप यहाँ पर 15 लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा A में। 82 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। जबकि इसमें आपको विकर्ण दिया हुआ है, a तो दिया हुआ नहीं है, तो a निकालते हैं, विकर्ण को d से लिखते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी d का फॉर्मूला रूट अंडर 3 गुना 1 भुजा, घन का विकर्ण बराबर रूट अंडर 3 गुना 1 भुजा। तो यहाँ पर d यानी विकर्ण 5√3 है और बराबर में √3 है और गुना a, तो √3 गुना में है तो भाग करेंगे तभी नहीं निकलेगा, यहाँ से हटाएंगे तब नहीं, तो भाग करेंगे, गुना में तो भाग हो जाएगा इधर आके, तो ये कट जाएगा, तो a बराबर 5 आया, तो 6 यहाँ 5 रख देंगे, 6 गुना 5 × 5 = 25, 6 150 यानी 150, ऑप्शन नंबर बी में है। 83 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात 3:1 होगा। सबसे पहले बेलन है तो बेलन का आयतन होता है πr² अनुपात, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। ये तो आपका देखिए, बेलन के त्रिज्या ऊंचाई समान है तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का क्या किए, एक जैसा लिख लिए, तो ये दोनों कटेगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, यहाँ बचा 1:1/3 है ना। तो बटा में अनुपात नहीं रखते हैं तो इसको 3 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, तो इस 1 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा और इस 3 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। 3:1 ऑप्शन नंबर बी में है। 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुराही का संयोजन होता है गोला और बेलन में, क्योंकि हमारा सुराही जो होता है ना इस प्रकार से होता है, एक गोल रहेगा और ऊपर में इस तरह से बेलन जैसा रहेगा, ठीक है। तो गोला और बेलन जो होता है ना वह क्या होता है, सुराही का संयोजन होता है। 85 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 45 मिनट में 360/60 गुना 45, 006 36, 6 × 36 के सुनना बाकी 3, 6 × 24, 3 × 27, 270 डिग्री, 270 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। 86 नंबर प्रश्न को हल करते हैं।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि होगी। अर्धवृत्त आपका इस प्रकार से होता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या में ये आपका व्यास है, तो व्यास जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है। और ये अर्धवृत्त यानी सिर्फ ये वाला भाग, कर्व वाला भाग जो है, अर्धवृत्त की परिधि जो होता है वह 2πr/2 हो जाता है। अर्धवृत्त है, अब प्लस में आपका ये d होता है, 2 से 2 कट जाएगा, पाई r के जगह पर आप 10 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। 10 को मन करेंगे तो पाई प्लस 2 और 10, क्योंकि इस दोनों में 10 से कट रहा है तो 10 को मन कर लिए, तो इसमें पाई बचेगा और इसमें 10 दूना 20, 2 बचेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 87 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन डी आपका 6 दिया हुआ है, तो आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 लिखेंगे, पाई आपका बुक में दिया हुआ है, गुना आर क्यू कहने का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 है ना, आर 3 आया है, 3 बार होगा, एक बार 3 कट जाएगा, 3 × 9 चौके 36 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न हल करते हैं। पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब पी का स्क्वायर, तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, पाई पी स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए में। 89 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात करना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना 3πr² होता है। सबसे पहले लिखाएगा 2πr² प्लस ऊपर वाला क्षेत्रफल πr², कुल मिलाकर 3πr² होता है, तो 3 गुना यहाँ पर आप दे सकते हैं 4, 6, 2 बराबर 3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r² का मान निकालना है। 3 से आप इसको काट सकते हैं, कितने बार में काटेंगे, इसको आगे हल कर लेते हैं। 462 नीचे वाला आपका 7 ऊपर में चलाएगा और नीचे 3 गुना 22 आ जाएगा, बराबर में r²। 22 से काटेंगे ना तो 22 दूना 44, इसमें 2 आएगा, 22 से कम 22, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, 7 का जोड़ा लगा ना, दोनों तुलना करेंगे तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या ही पूछा था ऑप्शन नंबर बी में। 90 नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 भुजा पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना a² मतलब भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल आपका देले है, लिख दीजिए, जो है वो आप लिख दीजिए, गुना में a², √3 आपका चला जाएगा, ये भाग में है आपका गुना हो जाएगा, 81 गुना 4 बराबर a²। पूछ रहा है भुजा का मान, तो इसमें आप रूट कर दीजिए, रूट करेंगे तो 81 का वर्गमूल 9, 4 का वर्गमूल 2, यानी a बराबर 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 पासे की उछाल में संभव परिणाम की संख्या, इसमें आपको बता देते हैं फॉर्मूला, 6 के पावर n। n कहने का मतलब जितने बार उछालेगा वह n होगा, एक बार उछालेगा तो 6 परिणाम आएगा, 6 के पावर 1 रखेंगे तो 2 बार उछालेगा तो 6 का स्क्वायर 36, यानी 2 बार उछालेगा तो 36 परिणाम आएगा, और 3 बार उछालेगा तो 6 का क्यू कितना हो जाता है 216,
तो यही पूछ रहा था कि 3 पासों की उछाल में संभव परिणाम कितना हो जाएगा। 216 ऑप्शन नंबर ए है। 92 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता 0 है। 93 नंबर हल करते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल घटना जो होता है वह 6 होता है। अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुल मिला के कितने हुआ? 1 2 3। तो 1/2 आंसर बी में। उसके बाद 94 नंबर। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है। तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता बताइए। सबसे पहले रानी जो होता है ना, वह आपके पत्ते में कितने होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक ताश के गड्डी में रानी आपको 4 मिलेगा, ठीक है। 4 में 2 लाल होगा और 2 काला होगा। पूछा कि काला रानी होने की प्रायिकता, तो 2 कुल 52 पत्ते होते हैं। तो 2/52 बराबर 1/26, ऑप्शन नंबर बी में। आप प्रायिकता पढ़े होंगे तब जा करके इस ऑब्जेक्टिव को आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि हम बता देते हैं सूत्र कि जो घटना घटता है उसकी संख्या ऊपर होता है और बटे में कुल संभव परिणाम नीचे होता है। तो घटना आपका 2 बार घट रहा था काला रानी। 95 2 सिक्कों के उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो 2 सिक्के को उछालेंगे तो या तो आपका परिणाम ये आएगा या आपका परिणाम ये आएगा, HT यानी हेड टेल, या तो टेल हेड या तो आपका टेल टेल आएगा। ये आपका परिणाम आ सकता है। कुल मिलाकर के 4 परिणाम हुआ, तो नीचे आपका 4 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो देखो इसमें शीर्ष आया, इसमें शीर्ष आया, इसमें शीर्ष आया, यहाँ पर ये है ना। तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता 1 है, मतलब घटना 1 है। तो 1/4 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी में। 96 इसमें बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक आपको बता दें कि जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वह आपका बहुलक होता है। 23 आपका 1 2 3 बार, 22 आपका 1 2 बार। तो 23 ही आपका आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा होगा वही आपका बहुलक होगा। 97 यदि 5 आंकड़ों x, x+1, x+2, x+3 तथा x+5 का माध्य दिया हुआ है 14, तो माध्य का सूत्र होता है जितने संख्या है ना उतने को जोड़ करके बटे में उतना ही लिख दीजिए। बटे में क्या हो जाएगा? 5। कुल मिलाकर 5 संख्या है। 14 25 70 इधर हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 बार x है तो 5x हो जाएगा। 1 2 3 3 6 4 10 हो जाएगा। इधर घटा देंगे 10 आएगा तो इधर घटेगा 60 होगा। 5x ये आपका गुना में भाग हो जाएगा 12 हो जाएगा। x का मान 12, ऑप्शन नंबर सी में। 98 नंबर प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? इसमें आंसर होगा परिसर, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है ना 3 होते हैं। वो होते हैं बहुलक, माध्य, माध्यिका। ये तीनों जो है ना आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी ऑप्शन में दिखे तो वो आपका हो जाएगा नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 1 2 3 4 5 6 7 और 19। ये आपके प्रथम 8 अभाज्य संख्या है। इसमें n जो होगा ना वह 8 होगा। तो एक बार 8/2
4 हो जाएगा और इसके ठीक अगला 5, यानी चौथा पद और पांचवा पद के योग का आधा। तो इसमें चौथा पद कौन है? 1 2 3 4 7 है, अब प्लस पांचवा पद है 11/2, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18/2 और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी में। एक ये लास्ट प्रश्न जो है ना, इसमें निम्नलिखित वितरण के लिए क्या करना है यह पता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।